हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस संस्था हेमंत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग देखने वाले थे द्विघात समीकरण के गुणों की प्रकृति या लक्षण। देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। बेटा पार्ट में देखा था कि किसी भी द्विघात समीकरण को सीधाचार्य विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि यदि कोई द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 हो तो हम वहां पे श्रीधराचार्य विधि पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोगों ने श्रीधराचार्य विधि का जो सूत्र पढ़ा था वो बताइए क्या होगा। श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है x = -b ± कड़ी में b² - 4ac होल अपान, ठीक है, होल अपान 2a होता है, होल अपान 2a होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं या द्विघात समीकरण का जो लक्षण होता है वो डिपेंड करता है बेटा ये जो कड़ी के अंदर लिखी संख्या है b² - 4ac उसी के ऊपर मान के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस b² में -4ac लिखा है कड़ी के अंदर उसको हम लोग शो करते हैं d से। ठीक है, किससे शो करते हैं? d से। तो d बराबर होता है b² - 4ac जिसको हम लोग बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। और किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं या लक्षण होते हैं वो डिपेंड करता है किसके मान पर? d के मान पर। ठीक है बेटा, तो x = जैसे -b ± कड़ी में हम इसको d/2a भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये d का मान, ठीक है, धनात्मक होगा, आइए देखते हैं इसमें d के मान के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। d का जैसा वैल्यू होगा उसके मूलों का लक्षण वैसा होगा। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं पहला कंडीशन हम देख लेते हैं कि यदि d का मान हमारा क्या हो? 0 से बड़ा हो, ठीक है, और क्या हो? पूर्ण वर्ग में हो, और क्या हो? पूर्ण वर्ग में हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग का मतलब है कि जैसे 1 हो गया है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है और भी ऐसे बहुत सारे नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा पहला कंडीशन में कि जो d है, d मतलब जब भी हम d का नाम लेंगे आपके दिमाग में b² - 4ac चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं आगे कि जब भी d का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो और अगर वो पूर्ण वर्ग में हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ये 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये सारे नंबर क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो अगर d का मान जैसे b² - 4ac को हमने हल किया और हल करने पर इसका मान अगर हमारा 0 से बड़ा आ रहा है और इनमें से कोई एक नंबर आ रहा है तब इसका जो मूल होगा, तब जो मूल होगा हमारा वास्तविक होगा। ठीक है, और अगर d का मान पूर्ण वर्ग होगा तो ये कड़ी से बाहर निकलेगा, जब कड़ी से बाहर निकलेगा कड़ी हटेगा तो ये हमारा का पूरा सॉल्व करने पर क्या आएगा? परिमेय आएगा। क्या आएगा? परिमेय आएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे तो मूल हमारा क्या होगा? वास्तविक होगा, परिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न होगा। समझ आएगा? ठीक है बच्चों, पहला कंडीशन समझ आ गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले आपको समझना था कि d क्या होता है, विविक्तिकर क्या होता है। तो जो ये कड़ी के अंदर b² - 4ac लिखा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विविक्तिकर और उसको हम लोग शो करते हैं d से। d का मान होता है कैपिटल D से, कैपिटल D का मान होता है b² - 4ac और यहाँ पे अगर हम इसको सूत्र को ऐसे लिख दें तो -d ± कड़ी में d/2a होता है। अब पूरा का पूरा जो मूल होता है, जो मूलों के लक्षण होते हैं वो डिपेंड करता है इस d के मान पर। तो इस d का मान अगर हमारा 0 से बड़ा होगा और पूर्ण वर्ग में होगा, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे ये 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 16 है, 25 है, ऐसे और भी बहुत सारे नंबर आएंगे। अगर ऐसा कोई नंबर आता है इसको सॉल्व करने पर तब उसके मूल कैसे होंगे? तब मूल हमारा वास्तविक होगा, परिमेय होगा और भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन मान लेते हैं d का मान अभी भी 0 के बराबर है, ठीक है, लेकिन पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो लिखेंगे और पूर्ण वर्ग में ना हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग में ना हो। तो अगर ये पूर्ण वर्ग में नहीं होगा, जैसे अगर पूर्ण वर्ग में नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है? 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 हमने ले चुका है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 3 लेंगे, 4 हो चुका है तो 5, 6, 7, 8, 9 नहीं लेंगे क्योंकि वहां हो चुका है, तो 10, 11,
ठीक है। फिर उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 हो चुका है, 17, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग में ना हो, अर्थात वो नंबर इनमें से कोई एक हो, ठीक है, तब हमारा जो मूल होता है, ठीक है, वो मूल हमारा वास्तविक तो होगा। ठीक है। तो क्योंकि अपरिमेय संख्या भी हमारा वास्तविक होता है, परिमेय भी वास्तविक होता है, तो वास्तविक तो होगा। अगर यहाँ डी का मान हमारा पूर्ण वर्ग में नहीं है तो वो कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा, और कड़ी से बाहर अगर नहीं निकल पाया तो वो हमारा कहलाता है अपरिमेय। तो वास्तविक तो होगा, वास्तविक के साथ साथ परिमेय की जगह क्या होगा, अपरिमेय। और दो अलग अलग हमारा आंसर आएगा, यहाँ तो लिखेंगे भिन्न भिन्न। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा कंडीशन होता है कि अगर मान लेते हैं हल किया, हमने सॉल्व किया सवाल को, और ये दोनों कंडीशन न बन के हमारा बी का मान 0 के बराबर आ गया। ठीक है। हमें जो कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अगर वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है, तब हमारा जो मूल होता है वो मूल कैसा होता है, तो मूल हमारा होता है वास्तविक। ठीक है। तो मूल तो हमारा वास्तविक होगा ही, और परिमेय होता है, वास्तविक होगा, परिमेय होगा, और भिन्न भिन्न की जगह पे वो एक समान मूल आता है इसका। ठीक है। इसका मूल क्या होगा, एक समान होगा या बराबर होगा, इसी को हम लोग बराबर भी कह सकते हैं। सुने बात। ठीक। तो अगर डी का मान 0 के बराबर हो तब हमारा मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा और बराबर होता है। ठीक है। अब आपको आगे बढ़ते हैं, चौथी कंडीशन की तरफ चलते हैं। चौथा कंडीशन होता है कि यदि डी का मान हमारा क्या हो। ठीक है। चौथा कंडीशन है कि यदि, ठीक है, यदि ये जो डी है वो 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है। 0 से छोटा हो, अर्थात 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, जैसे निगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, -4, -5, -6, ऐसे ही कोई भी निगेटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है। अगर कोई निगेटिव वैल्यू आता है, यानी ऋणात्मक मान आता है डी का मान हल करने पर, तब जो उसका मूल होता है, उसके मूल होते हैं अवास्तविक होता है। ठीक है। तो उसका मूल क्या होता है, अवास्तविक होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक मूल। ठीक है। आयुष में अवास्तविक मूल या काल्पनिक मूल होता है। ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आया होगा। आइए एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं जल्दी। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे कि यदि कोई द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हो, तो हम लोग ने सिद्धाचार्य सूत्र क्या पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a पढ़ा था। ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले थे आज टॉपिक, वो था कि मूलों का लक्षण कैसा होगा, प्रकृति का कैसा होगा। तो बेटा मूलों का लक्षण या प्रकृति वो डिपेंड करता है इसके मान पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग मानते हैं डी, और डी को बोलते हैं विविक्तकर। यानी जो मूलों का लक्षण होता है वो डिपेंड करता है किस पर, विविक्तकर पे। और विविक्तकर डी का मान कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो अगर हम इस सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी को लिखेंगे तो यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी प्लस माइनस करड़ी में इसके स्थान पे डी लिख देंगे, तो करड़ी में डी अपॉन 2a। अब ये डी के मान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमारा मूल कैसा होगा। तो आइए हम हल करते हैं, इधर देखते हैं सॉल्व आगे। तो यहाँ पे पहला कंडीशन बनता है बच्चों कि अगर डी का मान हमारा 0 से क्या हो, बड़ा हो, और वो पूर्ण वर्ग में हो। कहाँ हो, पूर्ण वर्ग में हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो नंबर 1 आए, 4 आए, 9 आए, 16 आए, 16 आए, 25 आए, 36 आए, 49 आए, ऐसे करके कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तब जो उसका मूल होता है, मूल हमारा होता है वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। वास्तविक होता है क्योंकि कोई भी नंबर वास्तविक संख्या हो ही सकता है, भिन्न भिन्न अलग अलग होगा। परिमेय ये क्यों होता है, क्योंकि अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग में होगा तो करड़ी के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे तो करड़ी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अगर वो करड़ी से बाहर निकल जाता है तो वो क्या होगा, परिमेय। ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन था बेटा कि अगर डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, और वो पूर्ण वर्ग में ना हो। जैसे जो नंबर इसमें आया है वो यहाँ पे ना हो, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ऐसे कोई नंबर आ जाए जो पूर्ण वर्ग में ना हो। ठीक है।
तब जो उसका मूल होता है वो कैसा होता है, तब उसका मूल वास्तविक होता है, अपरिमेय होता है और भिन्न भिन्न होता है। इन दोनों में देखिए वास्तविक सेम सेम है, भिन्न भिन्न भी सेम सेम है, केवल परिमेय और अपरिमेय। तो कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग में नहीं होता है ना, अगर उसको कड़ी के अंदर लिखेंगे तो वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर वो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसीलिए यहाँ पे इसका मूल क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरा कंडीशन बनता है कि अगर डी का मान जीरो हो जाए तब जो उसका मूल होता है वास्तविक, तो इसमें भी रहेगा। अब यहाँ पे भिन्न भिन्न था, जब वो डी का मान जीरो हो जाता है तो उसका जो मूल होता है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, और परिमेय क्यों होगा, क्योंकि करड़ी में अगर जीरो रखेंगे या डी का मान जीरो रख देंगे तो करड़ी में जीरो का मान जीरो होता है, और यहाँ माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपान टू ए हल करेंगे तो ये परिमेय संख्या आएगा, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा और बराबर होगा। ठीक है, अब हम चौथे कंडीशन की तरफ चलते हैं। चौथा कंडीशन है हमारा कि यदि डी का मान जीरो से क्या हो, छोटा हो। अगर डी का मान जीरो से छोटा होगा तो इसका मतलब है कि वो ऋणात्मक मान होगा। ऋणात्मक मान का मतलब है कि अगर वो नेगेटिव वैल्यू है, तो जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट तक। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू में कोई एक नंबर आएगा, समझाएगा। तो अगर वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है, तब उसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित सवाल हम आगे दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए बेटा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए मेरा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद बेटा, जय हिंद, जय भारत।